अभी रमेश जी आ गए हैं। रमेश जी अभी स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम के ऊपर हमें बताएंगे। सो ओवर टू दी रमेश प्रभु। चीफ गेस्ट ऑफ द डे विनोद केडिया साहब, करुण भाई मोटा जो पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पीआई का वो इधर है, उनसे भी कुछ सवाल मैं पूछूंगा। नरेंद्र भाई एंड ऑल माय फ्रेंड्स, बलवंत भाई who has already given the lecture। अभी मेरे पास विषय है स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम। तो पहला सवाल आता है कि एमनेस्टी स्कीम किसके लिए लागू है। तो जिन्होंने अपना एग्रीमेंट में पूरा स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं या अधूरा स्टैम्प ड्यूटी भरा है या कुछ तो स्टैम्प ड्यूटी भरा है, पूरा मार्केट वैल्यू के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है, जिनका एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2018 का पहले का है, 31 दिसंबर 2018 का पहले का है, उनके लिए एमनेस्टी स्कीम लागू है। एमनेस्टी स्कीम का मतलब है माफी योजना। माफी किसमें किया गया? माफी पेनल्टी में किया गया। कितना पेनल्टी माफी किया गया? पेनल्टी जो है आज के तारीख में जो भी स्टैम्प ड्यूटी आपको भरना है उस दिन से लेकर जब तक आप पूरा स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरते तब तक आपको 2% पर मंथ पेनल्टी और मैक्सिमम पेनल्टी है 400%। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टैम्प ड्यूटी मान के चलते 1 लाख रुपए पेंडिंग है अपना डॉक्यूमेंट में, और यदि आपने वो स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है पर मंथ 2000 रुपए के हिसाब से पेनल्टी विच कैन गो अप टू 4 लाख रुपीज, मतलब आपको 5 लाख रुपए पेनल्टी के साथ स्टैम्प ड्यूटी भरना है। ये बहुत बड़ा आपके ऊपर अन्याय होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम लाया है जो 1 मार्च 2019 से चालू हुआ है। दैट मीन्स 1 मार्च 2019 से गए महीने से चालू हुआ है और ये चालू रहेगा 31 अगस्त 2019 तक। तो 6 महीने के कालावधि के अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट में सबमिट करना है और वो स्टैम्प ड्यूटी ओरिजिनल एग्रीमेंट आपका सबमिट करना है, उसके साथ एक जेरॉक्स कॉपी, फिर आपने उस टाइम में एग्रीमेंट किया हुआ पुरावा। अभी उस टाइम में एग्रीमेंट किया हुआ पुरावा क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपने बैंक से कुछ पेमेंट किया होगा, क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ दिखाया होगा, या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, टेलीफोन बिल होगा या बैंक पासबुक होगा जहां आपका उस पते का एड्रेस लिखा हो। ये क्यों किया गया आप सबको पता है। एक तेलगी नाम का व्यक्ति था जिन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया था और इसके लिए लोगों को ऐसा लगता है कि हर आदमी तेलगी का स्टैम्प पेपर लेके गवर्नमेंट के साथ अन्याय करता है। इसके लिए गवर्नमेंट बोलता है कि यदि आपके पास कोई भी स्टैम्प डॉक्यूमेंट है उसके साथ कोई ना कोई एक एडिशनल प्रूफ ऐसा दिया जाए ताकि आप उस टाइम में एग्रीमेंट किया हो। तो इसका मतलब आपको ओरिजिनल एग्रीमेंट देना है, इसके साथ एक जेरॉक्स नोटराइज कॉपी देना है और कोई भी पुरावा कि उस टाइम में आपने एग्रीमेंट किया। इससे क्या होगा, जिस तारीख में आपने एग्रीमेंट किया उस तारीख का स्टैम्प लिया जाएगा। मान लीजिए आपने 20 साल का पहले का एग्रीमेंट बनाया, लेट अस से 1990 का आपका एग्रीमेंट है। 1990 का वैल्यू मान लीजिए बोरीली में 500 रुपए पर स्क्वायर फुट था और उस टाइम का जो स्टैम्प ड्यूटी था 1990 का वो 0.5% या 1% जो भी है उस टाइम का स्टैम्प ड्यूटी लिया जाएगा। उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं, सिर्फ पेनल्टी में 90% वेव है, 10% की आपको पेनल्टी भरना है। मान लीजिए जैसा मैंने बताया 4 लाख रुपए पेनल्टी आता है, फिर आपको सिर्फ 40,000 ही भरना है। सो 90% 3,60,000 पेनल्टी विल बी वेव। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा स्कीम है। अभी ये स्टैम्प ड्यूटी भरना क्या जरूरी है? आप मुझे पूछेंगे कायदे के दौरान में, मतलब कायदे के अनुसार आपको ये स्टैम्प ड्यूटी भरना ही है, क्योंकि यदि आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरते हो आप उस डॉक्यूमेंट को कोई भी कोर्ट कचहरी में एविडेंस करके माना नहीं जा सकता है, आपका टाइटल क्लियर नहीं होता है। सेक्शन 34 में ये बताया गया महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट 1958 में, जो एग्रीमेंट में यदि आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरते हो उस एग्रीमेंट को, वो दस्तावेज को कभी भी वो कानूनी दौर से उसको माना नहीं जाएगा। सो इन ऑर्डर टू हैव ए एविडेंस वैल्यू, इन ऑर्डर टू हैव ए लीगल टाइटल, आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना अतिशय जरूरी है। दूसरा, आप सबको पता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अच्छा कायदा बनाया है जिसको हम बोलते हैं डीम्ड कन्वेंस। डीम्ड कन्वेंस का मतलब ये है कि जो भी सोसाइटी बनके 4 महीने के अंदर लैंड ओनर ने या बिल्डर ने आपको जगह और बिल्डिंग ये दोनों सोसाइटी के नाम से नहीं करते,
कायदा ये बताता है कि इट इज डीम्ड टू हैव बीन कन्वेड। ठीक है, हम सब मानते हैं कि इट इज डीम्ड टू हैव बीन कन्वेड, इट्स अ लीगल फिक्शन क्रिएटेड। क्या हमें एक्चुअल भी कन्वेंस मिला? आंसर इज नहीं। यदि हमें एक्चुअल कन्वेंस चाहिए, हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, रजिस्ट्रार से एक ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डीम्ड कन्वेंस डीड। जब डीम्ड कन्वेंस डीड बनाते हैं, वो डीम्ड कन्वेंस डीड किसके ऊपर बनाया जाता है? यदि सबका सब फ्लैट ओनर ने अपना अपना स्टैम्प ड्यूटी भरा है, वो सिर्फ 100 रुपए में बनता है और उसके बाद उसको रजिस्टर कर देते हैं, तो आपका नाम का लैंड और जमीन दोनों हो जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग ये दोनों अपना नाम पर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कन्वेंस डीड। ये कन्वेंस डीड में कितना स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है? स्टैम्प ड्यूटी उतना भरना पड़ता है जितने फ्लैट्स हैं। लेकिन हर आदमी ने अपना अपना एग्रीमेंट में यदि स्टैम्प ड्यूटी भरा है, तो कन्वेंस करते टाइम उनको सिर्फ 100 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी भरना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 100 फ्लैट, 90 लोगों ने अपना अपना स्टैम्प ड्यूटी, अपना जो भी टाइम का एग्रीमेंट है उस टाइम का उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भरा। अभी बचता है 10 फ्लैट, वो 10 फ्लैट का स्टैम्प ड्यूटी विद पेनल्टी कन्वेंस करते टाइम भरना पड़ेगा। ये जो राहत देने के लिए वो एसोसिएशन, जैसा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन है, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन है, अलग अलग लोगों ने इनका विनती करने से तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन के पहले ये एक सुविधा दिया। अभी आप इसको कुछ भी मानिए, इलेक्शन का आपको फायदा दे रहा है, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन आखिर में फायदा आपको हमको मिलने वाला है। इसके लिए इसका बेनिफिट आपको लेना है और ये बहुत बढ़िया स्कीम है। दूसरा, ये सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए लागू है, सिर्फ रेसिडेंशियल फ्लैट के लिए लागू है, कॉमर्शियल के लिए लागू नहीं है। मान के चलते कॉमर्शियल वाला ने या रेसिडेंस वाला ने, दोनों ने मान लीजिए एग्रीमेंट जो है रजिस्टर्ड करने के लिए सबमिट किया, you have already submitted the document for registration but it is pending for market value, आपका स्टैम्प ड्यूटी अधूरा भरा है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट पेंडिंग में रखा है। वैसे लोग एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब यदि आपका कॉमर्शियल शॉप है, आपका कॉमर्शियल जगह है, लेकिन आपने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी लॉन्च किया 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू न तय करने की वजह से आपने अपना शॉप के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है, वैसे दस्तावेज, ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर भले वो शॉप भी है तो भी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। जो आदमी ने अपना एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं किया है, वो शॉप है, फिर वो एमनेस्टी स्कीम में नहीं आ सकता, कोई प्लॉट वाला एमनेस्टी स्कीम में नहीं आ सकता। अभी सवाल उठता है, मान लीजिए मेरा एग्रीमेंट 1985 का पहले का है, 10/12/1985 का पहले का है, उस टाइम में तो स्टैम्प ड्यूटी था ही नहीं, क्या मुझे इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहिए? आंसर, आपको ये एमनेस्टी स्कीम लागू नहीं है और आपको बेनिफिट लेने का जरूरी नहीं है, क्योंकि 10/12/1985 का पहले का जो भी एग्रीमेंट है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरना जरूरी नहीं था। अभी सवाल उठता है, 1985 का 10/12/1985 का पहले का एग्रीमेंट में स्टैम्प ड्यूटी भरना जरूरी नहीं था, क्या हमें कन्वेंस करते टाइम स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा? आंसर इज यस। कन्वेंस करते टाइम उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का भले स्टैम्प ड्यूटी उस टाइम में भरना जरूरी नहीं था, लेकिन कन्वेंस करते टाइम आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना। सवाल ये उठता है, सर ठीक है, मैं अभी आज भरने को तैयार हूँ, क्या मुझे उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा? आंसर इज नो। क्या मुझे स्टैम्प ड्यूटी आज का बाजार मूल्य से भरना पड़ेगा? आंसर इज नो। फिर स्टैम्प ड्यूटी जब कन्विंस करूंगा, उस टाइम में क्या स्टैम्प ड्यूटी भरना है? उस टाइम में स्टैम्प ड्यूटी जो 1985 का पहले का एग्रीमेंट है, उस टाइम का डेट का, उस मार्केट वैल्यू का स्टैम्प ड्यूटी आपको भरना है विदाउट पेनल्टी आज के कन्विंस करते हैं। ये क्यों छूट दिया गया? ये इसके लिए छूट दिया गया क्योंकि 1985 का पहले का एग्रीमेंट फॉर सेल में 5 रुपए स्टैम्प ड्यूटी था। उस टाइम में यदि आप कन्विंस किया होता, कन्विंस का स्टैम्प ड्यूटी लिया होता, लेकिन 10/12/1985 के बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट ये रियलाइज हुआ कि कोई भी एग्रीमेंट फॉर सेल में स्टैम्प ड्यूटी भर नहीं रहा है, कन्वेंस भी नहीं करके ले रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या हुआ? ड्यूटी नहीं मिलता था, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर ड्यूटी नहीं मिलता था। इसके लिए गवर्नमेंट ने 10/12/1985 को कायदे में बदल किया। कायदे में क्या बदल किया? कायदे में ऐसे बदल किया, 10-12
85 के बाद का जो भी एग्रीमेंट फॉर सेल है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट कन्वेंस। जो कन्वेंस में ड्यूटी लगने वाला था वो 10/12/1985 के बाद लेने लग गए, और उसके पहले लेते नहीं थे। जब कन्वेंस होगा उस टाइम से आपको स्टैंप ड्यूटी लिया जाएगा। इस तरह का स्टैंप ड्यूटी एमनेस्टी एकदम सिंपल सरल है। 10/12/1985 को ये लागू नहीं है। 10/12/1985 का बाद का जो भी एग्रीमेंट है उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी के साथ 2% पेनल्टी लगता था, 400% पेनल्टी लगता था। अभी आपको सिर्फ उस टाइम का स्टैंप ड्यूटी भरना है, उसके साथ 10% पेनल्टी भरना है, 90% पेनल्टी आपको माफ किया जाएगा। ये स्कीम पहले का 1994 में, 1997, 98, 2008 इन 4 टाइम जो भी अलग अलग एमनेस्टी स्कीम आया उसके अंतर्गत भी आपने मान लीजिए डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, लेकिन कुछ कारणों से आपने उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरा नहीं है, उसका भी फायदा 2019 का स्टैंप ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम में आप ले सकते। आपको शायद ध्यान में आ गया कि कई बार क्या हुआ है 1998, 97, 2008 और 2008 was the last एमनेस्टी स्कीम। अभी 11 साल के बाद ये आ रहा है, और उसके पहले 1994 में था। ये चारों एमनेस्टी स्कीम में जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था लेकिन कुछ कारणों से आपने स्टैंप ड्यूटी भरा नहीं, उसका भी फायदा आज के तारीख में आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबमिट करना है। सबमिट करना मतलब 4 कलेक्टर का ऑफिस है मुंबई में, एक साउथ मुंबई में जो साउथ मुंबई के लिए कोर्ट में है, दूसरा कुर्ला का एरिया के लिए चंबूर में है, और तीसरा जो है बोरीवली और अंधेरी तालुका के लिए अपना MMRDA बिल्डिंग जो बांद्रा में कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स। ये चारों जगह में अपना अपना एरिया का हिसाब से स्टैंप ड्यूटी का आप एमनेस्टी स्कीम के लिए अर्जी कर सकते हैं। लेकिन एक फॉर्म नंबर ए करके दिया है उन्होंने, फॉर्म नंबर ए। उस फॉर्म नंबर ए में नेम ऑफ द परचेजर एंड उनका एड्रेस, डॉक्यूमेंट का डेट और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया इतना ही होगा, वो हिसाब से आप सबमिट करके आप सबमिट कर सकते। सवाल ये उठता है सर 1990 में मेरा फादर ने फ्लैट लिया था लेकिन फादर आज नहीं, फ्लैट मेरे नाम से ट्रांसफर हुआ या मेरा मम्मी के नाम से ट्रांसफर हुआ, क्या मम्मी या मैं जिनके नाम से फ्लैट ट्रांसफर हुआ ये एमनेस्टी स्कीम में जा सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज यू आर ए सक्सेसर इन टाइटल, आप इसको ले सकते। दूसरा सवाल आता है सर 1986 में ए के पास एग्रीमेंट था, ए ने 1990 को बी को दिया, बी ने फिर 2010 को मान लीजिए सी को दिया, अभी मैं डी हूं, लेकिन पहले का तीनों डॉक्यूमेंट में स्टैंप ड्यूटी भरा नहीं, क्या तीनों डॉक्यूमेंट में स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ेगा? आंसर इज यस, बिकॉज एवरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर स्टैंप ड्यूटी। सवाल उठता है उन लोग तो है ही नहीं है, क्या मैं एज ए सक्सेसर इन टाइटल इन चारों डॉक्यूमेंट के ऊपर, या मेरा तो डॉक्यूमेंट में स्टैंप ड्यूटी भरा है, पहले का तीनों में भरा नहीं, क्या मैं अभी भर सकता हूं? आंसर इज यस, बीइंग ए सक्सेसर इन टाइटल आप भी स्टैंप ड्यूटी वो डॉक्यूमेंट के ऊपर भर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि और ज्यादा जानकारी आपको जरूरी होगा। एमनेस्टी स्कीम इज ए गुड, जो सोसाइटी डीम्ड कन्वेंस में जाना चाहता है, जिनके पास डॉक्यूमेंट में स्टैंप ड्यूटी नहीं भरा है, इनको सबको ये स्कीम का बेनिफिट लेना चाहिए, और ये स्कीम का बेनिफिट लेके आपका सोसाइटी का डीम्ड कन्वेंस रुका है वो आप ले सकते हो। और खास करके मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये स्कीम आया सिर्फ एंड सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी का डीम्ड कन्वेंस बहुत सारे लोगों का रुका हुआ है, उनको बेनिफिट के लिए देने के लिए दिया है। उसके साथ साथ बाकी का सब जिनका भी स्टैंप ड्यूटी पेंडिंग है वो भी इसको कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप डीम्ड कन्वेंस में जाओगे, रीडेवलपमेंट जाओगे, यदि आपका टाइटल नहीं है उस टाइम में आपको पेनल्टी के साथ भरना, मतलब ये बहुत बड़ा आपके ऊपर बोझ होगा। मैं इसके साथ आपको इतना ही बताऊंगा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम। दोबारा बिफोर आई टेक द क्वेश्चन, तरुण भाई मोटा जी इधर हैं, उनका फायदा भी हमको उठाना है। तो तरुण भाई आपके लिए एक सवाल है, जो रूफटॉप आज का हमारा मेन प्रोग्राम है, क्योंकि एनर्जी बचाना इतना बहुत जरूरी है, एनर्जी बचाना इतना जरूरी है कि आप पूछिए मत, क्योंकि हमको लगता है कि किधर ना किधर से बिजली आता है, किधर ना किधर से होता है, ऐसा नहीं है। यदि आज का
युग में पानी चढ़ाने के लिए भी लगता है, लिफ्ट के लिए भी चलता है, कॉमन एरिया में लगता है। और यदि हम बचा सकते हैं 2 लाख 3 लाख रुपए साल का एक सोसाइटी का, आई थिंक इट इज ए ग्रेट बून। एंड दैट इज व्हाई वी इन कंसल्टेशन विद बलवंत जोशी वी सेड वी वांट टू हैव दिस प्रोग्राम एंड वी स्टार्टेड विद रोटरी बिकॉज़ रोटरी ऑलवेज बिलीव्स इन सर्विस। तो हमने पहला प्रोग्राम किया था रोटरी क्लब में अबाउट 2 months बैक, लास्ट मंथ। सो मार्च महीने में हमने किया था, दैट वाज इन अंधेरी, दैट इज जू जो रोटरी क्लब बॉम्बे वेस्ट है, उधर हमने किया था। अभी दूसरा यही देख के नरेंद्र भाई ने बताया कि आप बोरीवली वाले के लिए क्यों नहीं करते, हमने बोला यस वी विल डू इट बिकॉज़ इट इज वन ऑफ द पूल। सर मेरा सवाल आपके लिए है, क्योंकि ही इज architect, engineer as well as the practicing engineers tax town planners associations president, past president. सर हमारा सवाल ये है, रूफटॉप में यदि हमें सोलर डालना है, क्या हमें BMC का परमिशन लगेगा या विदाउट BMC परमिशन कैन वी गो अहेड एंड पुट द रूफटॉप solar system? For putting up solar panel and terrace, no permit required. Only up to the height of 1.6 meter. उससे अगर ज़्यादा बनता है तो you can need permission. 1.6 मीटर मतलब 6 फीट, 6 फीट तक 1.8 मीटर. 1.8 मीटर 1.8 मीटर का मतलब है 6 फीट। 6 फीट तक आप रूफटॉप डालते हो, मतलब आपका टॉप का जो 2 काम ये कर सकती है। एक है यदि बारिश में लीकेज होता है, वो लीकेज को भी आपको रुकावट हो सकता है। दूसरा देखिए, हमें सब बेनिफिट देखना चाहिए। ओके, तो आपका बारिश में देन सी लीकेज इज अगेन अनदर प्रॉब्लम। तो विदाउट परमिशन यू कैन इन द नेम ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम you can go and put the roof. Second benefit, yes, you will save the energy, you will get the benefit, your maintenance will come down in the increasing budgetary system. Third, of course, I don't have to tell you, you can use that for your party and other program, cultural programs on the terrace, which today if you have to do a Samyan and other things, it becomes really tough. So maybe some of the members can use that as your party hall as well. So with this limited information, yeah. If you put up a rooftop solar system, then today most of the people who have a top floor flat, it's a problem for them because the temperature of that flat is very high. So this will actually stop the solar radiation from hitting the terrace surface, and that will reduce your temperature. Also, resale value of the top flats will also improve because of that. I fully agree, because even the temperature during the summer is too big, too hot, and that also can be coming to control. That is enough of it, because बाद में है। अभी हम एमएनसी स्कीम में जाते हैं। Yes sir. हाँ, डीम्ड कन्वेंस के लिए ओसी लेने का कोई जरूरी नहीं। 22 जून 2018 को एक सर्कुलर आया है, वो भी हमारा एसोसिएशन का पूरी मेहनत से, कई बार हम हमारे को क्रेडिट लेते हैं, क्योंकि being a Maharashtra Society Welfare Association, we have been always constantly after the government saying that there are number of societies without OC convince is not possible. So therefore the government has come out with the circular on 22nd June 2018 that OC is not required for deemed conveyance. Okay? Only 3-4 questions, huh? हाँ. करेक्ट, नो प्रॉब्लम। आपको स्टैम्प ड्यूटी एमएनसी स्कीम में जाना नहीं है, आपका 5 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी भरा है, दैट इज इनफ स्टैम्प ड्यूटी। जब आप डीम्ड कन्वेंस में जाओगे, उस टाइम में आपको 1985 का एग्रीमेंट दिखाना है, उस टाइम में आपने पोजीशन लिया करके कुछ प्रूफ दिखाना है, जैसा कि आपका नाम सोसाइटी में है, फॉर्म ए में है वगैरह। मेरे साथ नरेश पै है, जो एडवोकेट नरेश पै। नरेश जी जरा आगे आइए, ताकि यदि कोई सवाल है तो मेरा एक सेमिनार है, एक सेमिनार करके मैं आया हूँ, 23 सेमिनार, अभी एक दूसरा है। तो अभी मेरा वशीवरा में है, 12 बजे है, तो कुछ सवाल आपका होगा। नरेश भाई is handling in our office, he is a treasurer of our association, he is handling lot of queries on related to stamp duty amnesty scheme and deemed conveyance. So he will answer your maximum questions. यदि आप 1 or 2 questions I will make. Yeah. Construction is done in 1973. Correct. Society is in 1987. Yes. And
stamp duty has been paid by all the members before 1985. Correct. How we can go for inconvenience? Yeah. See, देखिए, कंस्ट्रक्शन किसने किया? सोसाइटी ने किया। कंस्ट्रक्शन by builder. By builder. Okay. So the land was purchased by society or by the builder? By builder. By builder. In that case, you can go for deemed conveyance. तो आपको कोई दोबारा स्टैंप ड्यूटी नहीं भरना होगा। आपको सिर्फ 100 रुपए, आप पहला डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर लीजिए डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार से, फिर 100 रुपए के ऊपर आपका काम होगा। फिर भी डॉक्यूमेंट लेके आइए, वेरीफाई करके बता सकते हैं। करेक्ट। सर, मेरा आपसे विनती है, डीम्ड कन्वेंस वो सोसाइटी लेती है, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट रेगुलराइज करने के लिए आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहिए। बहुत दुख से मैंने कहना पड़ रहा है, बहुत दुख से मैं कहता हूं, ये एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट का ऑफिसर का विरोध में आया है और वो नहीं चाहते कि उनका काम बढ़ाने का, वो मिसगाइड करते हैं। You should not be carried away by their statements, because today they are busy with their election duties and other things, and being an amnesty scheme, they don't get what otherwise they would be able to manage or extract from you. I don't want to make a public statement, but let me tell you honestly, आपको लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट में स्टैम्प ड्यूटी अधूरा भरा है, तो आपको फॉर्म नंबर ए भरते हुए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, नोटराइज कॉपी के साथ, आपका पुरावे के साथ आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद 60 दिन के अंदर आपको नोटिस आएगा या 30 दिन के अंदर नोटिस आएगा, जब भी नोटिस आएगा उसके बाद 60 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना। 60 डेज के अंदर आप पेमेंट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट रेगुलराइज हो जाता है विद 10% पेनल्टी। आई थिंक यू शुड नॉट लूज और मिसगाइडेड बाय द ऑफिसर सिटिंग देयर। एंड इफ यू वांट एनी फ्री एडवाइस, don't go to the government office, you come to our office, association office. For the amnesty scheme, we have made throughout the day, from morning 10 to evening 7. For amnesty scheme, we have given a free consultation. You are most welcome with your document. We will guide you in every respect. But आपने ये बोला कि नहीं प्रभु साहब, एक काम भी आप करा के दो, उधर सबमिट भी करा दो, उसको सर्टिफाई भी करा के दो, पेमेंट भी करा के दो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आओ। फिर हम बोलेंगे कि भाई हमारा पैनल एडवोकेट्स है, उनका जो भी योग्य फीस है आपको समझ के आपको लगता है तो काम दीजिए, अदरवाइज यू टेक द एडवाइस एंड देन गो एंड फाइट विद दैट गवर्नमेंट ऑफिसर सिटिंग इन 4 कॉर्नर्स ऑफ मुंबई। यस सर। माडा बिल्डिंग के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो है उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लिया जाएगा। सिडको माडा एसआरए में स्टैंप ड्यूटी भरा हुआ जरूरी नहीं है, इवन प्लेन अलॉटमेंट लेटर के ऊपर भी स्टैंप ड्यूटी लिया जाएगा और स्टैंप ड्यूटी भरना जरूरी है। यस यस, एक्सेलेंट। ओके सर, आप बैठिए, मैं समझ रहा हूं आप जिस तरह से इधर आगे आए। यस सर, registration of a document before 2001 was not compulsory, so even if you have paid the stamp duty, that is enough. Registration is not required. So if you have not registered the document, you don't have to worry about it, because registration is done only to safeguard your interest and preserve your document and to make people aware that this flat or this document belong to you. Otherwise registration is not compulsory. After 2001 agreement for sale requires compulsory registration. यदि आपके पास बायर एंड सेलर दोनों अवेलेबल है तो उसका कंफर्मेशन डीड बनाते हुए एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बट इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड द डॉक्यूमेंट, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट हैज कम आउट विद एन ऑर्डर सेइंग दैट वन पार्टी डिक्लेरेशन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, वन पार्टी एग्रीमेंट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। यस सर, मेरा टाइम हो गया, 11:10 का था। लास्ट क्वेश्चन। हां देखो, प्रेसिडेंट खड़े हो गए, क्वेश्चन आंसर होगा। हमारा जो सोसाइटी है वो लीज के ऊपर जो प्लॉट है उसके ऊपर है, और ये लीज जो है वो हम लोग मंदिर का ट्रस्ट है उसको दे रहे हैं। हमारा कन्वेंस का कॉपी मंदिर वालों के पास है। अभी हमको रीडेवलपमेंट में जाने का है, वो हमको जाने के लिए दिल्ली कमिश्नर का परमिशन लगेगा। ये आज का सिलेबस का टॉपिक नहीं है, फिर भी चैरिटी कमीशन का परमिशन लगेगा और आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट लेके एसोसिएशन ऑफिस में आइए तो वील गाइड, ठीक है। हाँ, एसोसिएशन ऑफिस का नंबर ले लीजिए, आपको मैगजीन दिया होगा 022 4255
1414 अंधेरी वेस्ट में है। वो मैगजीन जो दिया है उसके अंदर मेरा मोबाइल नंबर भी है, सो डोंट हैव टू वरी। या लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फोर्ट में भी ऑफिस है, अंधेरी में भी है, वसई में है, डोंबिवली में है, पुणे में है, नासिक में है। यस सर। सर ऐसा है, रेडी रेकनर आया 1990 में, तो आपका वैल्यू 1990 का लेकर उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट देते हैं, 30% 40% डिस्काउंट भी देते हैं, दिया है। क्योंकि 1990 का पहला रेडी रेकनर आया, उसके बाद आपका 1985 का तक का है, वो लगभग 30 to 40% 1990 वैल्यू को डिस्काउंट देते हैं। हाँ समझ गए मैं, आप समझ गए 40% आप ठीक है, आप उसको आर्ग्यू करिए। थैंक यू वेरी मच, बट यू हैव टू गेट द डिस्काउंट, यू विल गेट द डिस्काउंट, यू आर्ग्यू फॉर इट, यू विल गेट द Okay, sir, we will take your queries later. Mr. Naresh Bhai is there, so he will handle you. Thank you. After the seminar, you meet him. Sir, thank you very much. Friends, please give him a round of applause. रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती समय निकाल कर आए। एक ही मिनट लेता हूँ। रूफटॉप सोलर सिस्टम है, उसके ऊपर और बहुत सेशन है जो डॉक्टर जी भी बात कर रहे हैं, बाकी का फाइनेंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि मेरा इनसे विनती था, सोसाइटी रूफटॉप सोलर डालेंगे, लेकिन उनको फाइनेंस का भी तकलीफ है। दे डोंट माइंड, जैसे जैसे सेविंग होता है वैसा वैसा मेंटेनेंस निकाल के EMI भी भरेंगे। लेकिन आप पहले से निकालने को बोलेंगे विद लॉट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल, सो दे सेड वी विल ट्राई विद 10 सोसाइटी, सो वी हैव आल्सो प्रॉमिस्ड देम। मेरा आपसे विनती है, तो आप पूरी तरह से सुनिए, समझिए और हर एक सोसाइटी इसके ऊपर जानकारी लेने का कोशिश करिए। और आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट available system, you should take the benefit. Thank you very much.